हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछली कक्षाओं को सही ढंग से देख रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग पिछले समय में भारत के मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम शेरशाह सूरी के द्वारा जो बनाई गई सड़क थी उसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। तो पहला हम लोगों ने देखा था जीटी रोड, यानी शेरशाह सूरी मार्ग जो बना था सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक। सोनार गांव पश्चिम बंगाल, ठीक से पश्चिम बंगाल का मतलब पूरा बंगाल के ही हिस्से में था। तब बंगाल से लेकर के पेशावर पाकिस्तान तक के क्षेत्रों तक था, जो अब कट करके बस अमृतसर से लेकर के दिल्ली और आगरा के रास्ते बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक जाता है, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, जो कि पहले के समय में सबसे बड़ा मार्ग हुआ करता था, जीटी रोड या शेरशाह सूरी मार्ग। आज हम लोग शेरशाह सूरी के द्वारा बनाए गए दूसरे मार्ग के बारे में देखेंगे। तो चलिए नोट करते हैं दूसरा मार्ग का नाम। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़कें, हेडिंग डाल लीजिएगा, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़कें। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़कें, जिसमें हमने पहली सड़कें के बारे में देख लिया था, शेरशाह सूरी मार्ग के बारे में, जिसे जीटी रोड कहा जाता है। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड आर्कलैंड हुआ करता था, उसी के समय में जीटी रोड यानी शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ही ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया गया। ठीक, जो अब कहां से कहां तक है, अमृतसर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जाता है। आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें दूसरे मार्ग के बारे में, जो आगरा यूपी में पड़ता है। आगरा से लेकर बुरहानपुर तक जाता है। बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश का, एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। तीसरा जो मार्ग है ये था आगरा से लेकर के चित्तौड़गढ़ के बीच हुआ करता था। दोनों तरफ से तीर बनाएंगे, चित्तौड़गढ़ के मध्य हुआ करता था। चौथा मार्ग लाहौर से लेकर लाहौर के मध्य और मुल्तान, इनके बीच हुआ करता था। ठीक, शेरशाह सूरी मार्ग जो वो प्रथम था, जो कि सबसे बड़ा मार्ग हुआ करता था। और अब NH44 N44 जो है अब सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगरा बुरहानपुर दूसरा इसने रोड बनवाया था। तीसरा जो आगरा से चित्तौड़गढ़ के बीच था। चौथा लाहौर से मुल्तान। शेरशाह सूरी इन्हीं के बीच क्यों मार्ग बनवाया? क्योंकि उसका जो क्षेत्र हुआ करता था वो पश्चिमी सिंध प्रांत से लेकर के, सिंध प्रांत पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर के उसका पश्चिमी बंगाल यानी बंगाल के हिस्से तक उसका पूरा साम्राज्य विस्तार हो चुका था, जिसमें आगरा और दिल्ली भी थे। क्योंकि 1540 में जब हुमायूं को उसने बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में पराजित किया, तो उसने पूरा कब्जा कर लिया था दिल्ली और आगरा की राजगद्दी पर। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई ये सड़कें थी। बसाए गए शहर लिखेंगे, शेरशाह सूरी द्वारा बसाए गए शहर, इनके द्वारा बसाए, इस तरह लिखिए, इनके द्वारा बसाया नहीं, शेरशाह सूरी द्वारा बदले गए शहरों के नाम। इसने कुछ शहरों का नाम बदल दिया था, उसको देखेंगे हम लोग। पहला है कन्नौज जो अपने इत्र के लिए और अर्क के लिए प्रसिद्ध था। अर्क जो जिसे होम्योपैथिक दवा बनती है, जिसका नाम उसने कर दिया था शेरसूर नगर।
कन्नौज का प्राचीन नाम अगर पूछा जाता है तो कान्यकुब्ज हो जाएगा। ठीक, या श्री महोदय, श्रीनगर श्री महोदय। दूसरा लिखेंगे इसमें दूसरा लिखेंगे पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना उदयन ने किया था हर्यक वंश में। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर इसने पटना कर दिया, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। पटना पानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे शेरशाह सूरी द्वारा बनवाए गए किलों। इसने किले का भी निर्माण करवाया। हमने बताया था गख्खर जनजातियों के बीच में जब 1541 में इसके द्वारा किए गए आक्रमण हुए, ठीक। गख्खर जनजाति उत्तर पश्चिमी भारत की एक जनजाति हुआ करती थी, लड़ाकू, जिसने आक्रमण किया। उसमें 1540 से ही इसका पूरा क्षेत्र पश्चिमी सिंध प्रांत से लेकर के बंगाल तक के क्षेत्रों पर इसका शासन था, जिसमें दिल्ली भी था शेरशाह सूरी के अधीन। तो उसी समय गख्खर जनजातियों का अभियान हुआ और ये लड़ा। गख्खर जनजातियों को तो पूरी तरीके से पराजित नहीं कर सका, खत्म नहीं कर सका, लेकिन उनसे लड़ने के ही बाद पहला इसने किला बनवाया सुरक्षा के लिए बिहार में, क्योंकि बिहार में ही पहले था। तो लिखेंगे बिहार की सुरक्षा में पहले इसने किला बनाया, रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला, रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला कहाँ पड़ता है? ये है बिहार में। ठीक, नोट कर लेंगे। दूसरा इसने दिल्ली में बनवाया, दिल्ली के यमुना नगर में। क्या? किला ए कुहना। किला ए कुहना, इसी को कहा जाता है पुराना किला। पुराना किला यमुना नगर में आज भी है। कहां पर है? दिल्ली में, दिल्ली के यमुना नगर में। ठीक, नोट कर लेंगे। लिखेंगे आगे शेरशाह सूरी के द्वारा चलवाए गए सिक्के। सिक्के, इसके द्वारा चलवाए गए सिक्के नोट करेंगे। सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे, इसको रुपया या रूपा बोला जाता था, या रूपा कहा जाता था। ठीक, आगे कॉपर कॉइन्स, जो तांबे के सिक्के हुआ करते थे, इनको बोला जाता था दाम। नोट कर लीजिए। शेरशाह सूरी के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलवाए जाते थे उसको रुपया या रूपा बोला जाता था, जो कॉपर के सिक्के थे उसको दाम बोला जाता था। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। शेरशाह सूरी के आगे देखेंगे। इसने अपने शासनकाल में अपने शासनकाल में हुलिया एवं दाग प्रथा का प्रचलन करवाया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हुलिया एवं दाग प्रथा। हुलिया एवं दाग प्रथा क्या हुआ करती थी? जो सैनिक हुआ करते थे, एक ही रंग के ड्रेस में इनके एक राजा के हुआ करते थे। तो शेरशाह सूरी ने देखा कि एक सैनिक, अगर मान लेते हैं दो प्रांत हैं, ए और बी, तो कभी कभी एक सैनिक ए वाले प्रांत में नौकरी कर रहा था, तो ए से जो वेतन मिलता था यहाँ भी प्राप्त करता था। उसी ड्रेस के लोग बी वाले प्रांत में भी रहते थे, तो वो जाकर वहां से भी सैलरी को प्राप्त कर लेता था। इससे धांधली हुआ करती थी। उसने हुलिया पर यानी चेहरे पर एक दाग प्रथा का स्टार्टिंग करवा दिया। फिर उसी तरह जो घोड़े हुआ करते थे,
युद्ध के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने जो देखा कि जो मजबूत घोड़े हुआ करते थे जिससे युद्ध लड़ा जाता था, वो सैनिक क्या करते थे, पैसा लेकर के किसी बगल वाले साम्राज्य से या बगल वाले से जो राजा हुआ करते थे उनके घोड़ों से, उनके सैनिकों से कुछ घूस लेकर के उनको बदल दे करके युद्ध में जो घोड़े शामिल हुआ करते थे उसमें कमजोर घोड़े को ले लेकर के शामिल होते थे, जिससे पराजय हो जाती थी राजा की। जब भाई घोड़े कमजोर होंगे तो लड़ेंगे कहां से, ये धांधली स्टार्टिंग थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के ही शर्त पर दिल्ली सल्तनत में उसी की शर्त पे शेरशाह सूरी ने हुलिया एवं दाग प्रथा, इससे एक मोहर लगाई जाती थी जिससे पहचान हो सके कि किस जगह का कौन सा सैनिक है और कौन सा इस राजा का या उसका घोड़ा है या नहीं है। ठीक आगे की तरफ हम देखेंगे इसमें इसने अपने शासन काल में, किसने, शेरशाह सूरी ने, इसने अपने शासन काल में डाक प्रथा, डाक सेवा लिखिएगा, डाक सेवा का प्रचलन करवाया, जो आज भी प्रचलन में है डाक सेवा। आगे 1545 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, लिखेंगे 1545 ईस्वी, 1545 ईस्वी। हमने बताया था कालिंजर के अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का जो शासक हुआ करता था उस समय कीरत सिंह हुआ करता था, उसी के दरबार में एक दासी हुआ करती थी, किसके, जो कालिंजर के शासक हुआ करते थे कीरत सिंह। ठीक उसी के दरबार में एक नाचने गाने वाली दासी हुआ करती थी जो इसको पसंद आ गई थी, किसको, शेरशाह सूरी को। ये उसी को हथियाना चाहता था लेकिन कीरत सिंह उसको देना नहीं चाहता था, इसी के वजह से उसको लेकर के कालिंजर अभियान किया। शेरशाह सूरी ने उसको घेर कर कालिंजर के किले को रखा था और इसने गोले के बारूद को आदेश दे दिया अपने सैनिकों को गोला और बारूद छोड़ने के लिए। और जैसे ही लोग गोला दागने लगे किले के दीवार से एक गोला टकराया और टकराने के बाद जहां और गोले के बारूद रखे गए थे वहीं पर आकर के जहां शेरशाह सूरी था लड़ रहा था जहां से, वहीं उसी बारूद में वो गोला वापस टकरा कर आया और आग लग गई जिसमें जल करके खत्म हो। इसने अपना मकबरा स्वयं बनवाया था। कहां पर, बिहार। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शेरशाह सूरी मरते समय कौन सा अस्त्र चला रहा था, तो आग्नेय अस्त्र। ठीक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई किस अभियान के दौरान, कालिंजर अभियान के दौरान। आगे लिखेंगे इसका मकबरा ये पहले से ही स्वयं बनवाया था, पहले से ही बनवा कर रखा था। कहाँ है, बिहार में सासाराम में है, एक झील है सासाराम में, उसी के मध्य में इसने किला बनवाया है। अलेक्जेंडर कलिंगम जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इसका मकबरा है उसको ताजमहल से भी सुंदर बताया है। किसके, शेरशाह सूरी के मकबरे को, जो सासाराम, बिहार में सासाराम में है इसका मकबरा, उसको अलेक्जेंडर कलिंगम जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष माने गए थे पहले, उसने बताया था कि जो इसका मकबरा है वो क्या है, ताजमहल से भी सुंदर है। ठीक आगे की तरफ हम देखेंगे, कहीं कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। शेरशाह सूरी के बाद इसके दो बेटे हुए, जो अगले, एक बेटा अगला शासक बनेगा उसको देखेंगे हम लोग। शेरशाह सूरी के दो बेटे हुए, देखेंगे, लिखेंगे सन, बीच में सन लिख लेंगे। एक तरफ लिखेंगे आदिल खां और दूसरी तरफ लिखेंगे जलाल खां। यही आगे चल करके अगला बादशाह बनेगा जलाल खां। ये चित्तौड़गढ़ अभियान किया, कौन,
चित्तौड़गढ़ अभियान किया। ये चित्तौड़गढ़ अभियान किया, ठीक। कब? शेरशाह सूरी के 1545 में मृत्यु के बाद इसने रीवा अभियान किया। रीवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। रीवा अभियान किया, अभियान किया, ठीक। रीवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। रीवा अभियान किया इसने। कौन? शेरशाह सूरी ने। आगे की तरफ लिखेंगे, अगला उत्तराधिकारी जलाल खां हुआ, ठीक। अगला उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, अगला उत्तराधिकारी देखेंगे कौन हुआ? जलाल खां। जलाल खां, यही जो ऊपर था, जलाल खां। फिर इसके बाद अगला हुआ इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। इसका जो समय था ये था 1545 से लेकर 1553 ईस्वी तक, ठीक। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखेंगे, जो अगला आया वो था फिरोज शाह। फिरोज शाह, फिरोज शाह। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो इस्लाम शाह सूरी था उसी का नाम क्या था? जलाल खां भी था, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे, फिरोज शाह, इसका समय था 1553 ईस्वी। ये अगला शासक बना, ठीक। फिरोज शाह, ठीक, नोट कर लेंगे। अगला शासक फिरोज शाह बना, नोट करेंगे। 3 दिन के लिए शासक बना था, यह 3 दिन के लिए शासक बना था, यह 3 दिन के लिए शासक बना था, के लिए शासक बना था, बना था, ठीक। यह 3 दिन के लिए शासक बना था। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसके जो उत्तराधिकारी हुए फिरोज शाह के, फिरोज शाह के उत्तराधिकारी को देखा जाएगा, ठीक। शेरशाह सूरी को हम यहाँ से मिटाकर खत्म कर देते हैं। आगे की तरफ फिरोज शाह का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ आदिल शाह सूरी। कौन? आदिल शाह सूरी, नोट करेंगे। आदिल शाह सूरी, आदिल शाह सूरी हुआ, ठीक। आदिल शाह सूरी हुआ, जिसका समय था 1553 से लेकर 1555 ईस्वी तक, 1555 ईस्वी तक लिखेंगे इसमें। इसी का पीएम हुआ करता था प्रधानमंत्री वजीर, इसी का प्रधानमंत्री हुआ करता था हेमचंद्र, जिसे कहा जाता था हेमू। क्या कहा जाता था? हेमू, हेमचंद्र हेमू। इसने अपने जीवन में 22 लड़ाइयों को लड़ा था। कौन? हेमचंद्र। हेमचंद्र जो था अपने जीवन में 22 लड़ाइयों को लड़ा, जिसमें से इसने एक भी लड़ाई को पराजित या पराजय का मुंह नहीं देखा था। सब में विजय हुआ और सब में विजयी का मुंह देखा था, विजय का। इसीलिए जो आदिल शाह सूरी था, हेमचंद्र को क्या उपाधि दी थी? उपाधि दी थी। कौन दिया था? आदिल शाह सूरी ने इसको उपाधि दी थी। क्या दी थी? विक्रमादित्य की। किसकी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का मतलब जिसका विक्रम आदित्य, विक्रम प्लस आदित्य। विक्रम का मतलब जिसका पराक्रम विशाल हो और आदित्य का मतलब सूर्य जैसा हो, ठीक। विक्रम प्लस आदित्य, जिसका पराक्रम सूर्य जैसा हो वो विक्रमादित्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रमादित्य कहलाता है, सूर्य जैसा, ठीक। ये 14वां विक्रमादित्य था, ठीक। नोट लिख लेंगे, 14वां। भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए, 14वां विक्रमादित्य यही था, हेमू, ठीक। आगे लिख लेंगे इसमें, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक यही था,
यही था। कौन? हेमचंद। ठीक, जो किसका पीएम हुआ करता था? आदिल शाह सूरी का। ठीक, नोट कर लेंगे। अगला शासक देखेंगे, आदिल शाह सूरी के बाद अगला उत्तराधिकारी, अगला शासक, इसमें अगला शासक आया सिकंदर सूरी, जिसका समय था 1555 ईस्वी। लिखेंगे यह अंतिम शासक था, यह अंतिम शासक था। ठीक, आगे लिखेंगे 1555 ईस्वी। ठीक, 1555 ईस्वी क्या हुआ इसमें? सरहिंद का युद्ध हुआ। दो लोगों के मध्य हुआ, हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच। नोट करेंगे, हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच। हुमायूं और सिकंदर सूरी, जिसमें हुमायूं की क्या हुई? विजय हुई और सिकंदर सूरी पराजित हुआ। सिकंदर सूरी यहाँ पर मार दिया गया और उसके बाद सूर्यवंश का अंत हुआ। ठीक, सरहिंद के युद्ध में हुमायूं क्या हुआ? विजयी हुआ और सिकंदर सूरी यह अंतिम शासक था सूर्यवंश का। आगे की तरफ हम देखेंगे कि सूर्यवंश का इस प्रकार अंत हुआ और 1555 में सरहिंद के युद्ध में, इसमें 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध में हुमायूं क्या बन गया? अगला शासक बना। क्या बना? अगला शासक, यानी मुगल साम्राज्य की फिर से एक तरफ से कह लीजिए तो आगरा और दिल्ली पर नींव पड़ गई। ठीक 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? हुमायूं की 1556 में मृत्यु हुई। और जब मृत्यु हुई तो उसी के बाद अगला शासक इसका बेटा हुमायूं का बनेगा अकबर, जिसका जन्म 1542 ईस्वी 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के राणा वीर साल महल में हुआ था। ठीक, जब हुमायूं को 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी इसको बाहर कर दिया था, भगा दिया था, इसका राजपाट छीन लिया था, उसके बाद से अकबर का जन्म हुआ। ठीक, तो हम लोग अगली कक्षाओं में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।